के टाइम पर तनिष्क नंबर 1 ज्वेलरी ब्रांड बन चुका है और पूरे भारत में ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पर इसकी ब्रांच ना हो। तनिष्क ज्वेलरी सेलिंग की लाइन में इतना पॉपुलर हो गया है कि इसने पिछले साल 23,268 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। अब सब बोलेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। तनिष्क एक तो सोना चांदी और हीरे मोती बेचता है और ऊपर से रतन टाटा की कंपनी है, तो इतना प्रॉफिट तो आराम से कर ही लिया होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तनिष्क भले ही रतन टाटा की कंपनी हो, लेकिन अपने शुरुआती समय में 5 साल तक तनिष्क की हालत बहुत खराब थी। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि शुरू के 5 सालों में तनिष्क को 150 करोड़ रुपए का घाटा झेलना पड़ा। लेकिन फिर उसके बाद तनिष्क ने कुछ इस तरह से अपने बिजनेस को मैनेजमेंट किया, अपने एम्प्लॉय का मैनेजमेंट किया, अपने वेंडर का मैनेजमेंट किया कि कभी 150 करोड़ रुपए का घाटा खाने वाली कंपनी ने पिछले साल 23,268 करोड़ रुपए कमाए और इतने ये हर साल कमाती है। वैसे भले ही तनिष्क कभी घाटे में चली हो, लेकिन एक चीज है जो आपको कभी घाटा नहीं देगी, सिर्फ फायदा ही फायदा देगी, और वो है इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। वैसे तो रतन टाटा के पास कई सारी कंपनियां हैं और उनमें से एक है टाइटन। साल 1999 में इस कंपनी ने अपने शेयर लॉन्च किए और उस टाइम पर अगर आपने 1 लाख रुपए के इसके शेयर खरीदे होते तो आज के टाइम पर उनकी कीमत 6 करोड़ रुपए होती, यानी कि 60,000% का रिटर्न मिलता। राकेश झुनझुनवाला को तो सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी दौलत शेयर मार्केट से कमाई थी, लेकिन ये सभी लोगों को नहीं पता होगा कि उनके 25% से ज़्यादा शेयर सिर्फ टाइटन के ही थे। शेयर मार्केट को ठीक से सीखना चाहते हो तो मेरी ये वीडियो आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आप लोग सोचोगे कि यार टाइटन तो घड़ी बनाती है, तो क्या घड़ी बेचकर ही इतना पैसा कमा लिया? नहीं, टाइटन घड़ी के साथ साथ चश्मे और ज्वेलरी भी बनाती है और ज्वेलरी का बिजनेस चलता है इनका तनिष्क के नाम से और टाइटन की मोस्टली कमाई वहीं से होती है। साल 1984 में रतन टाटा तमिलनाडु की एक कंपनी तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर की थी और टेरेक्स देसाई को इसका फाउंडर माना जाता है। जिस टाइम पर टाइटन की शुरुआत हुई थी उस समय भारत में ऐसी कोई कंपनी नहीं थी जो घड़ी के इक्विपमेंट्स बनाती हो, यानी वो सामान जिनसे घड़ियां बनती हैं। ये लोग दूसरे देशों से घड़ी के इक्विपमेंट को इंपोर्ट करते थे और उसके लिए चाहिए होते थे इन्हें डॉलर, जिसके लिए ये जाते सरकार के पास। तो इस शुरू में तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन साल 1990 में अमेरिका और इराक के बीच में वॉर शुरू हो गई, जिसके बाद क्रूड ऑयल के दाम तेजी से बढ़ गए। अब सरकार को भी क्रूड ऑयल खरीदना होता है तो सरकार के पास ही डॉलर कम पड़ने लगे। उन्होंने इन बिजनेसमैन को या फिर किसी को भी डॉलर देने से मना कर दिया और कहा भाई अब हम तुमको डॉलर नहीं दे सकते, अगर तुम्हें अपना बिजनेस चलाना है तो अपने आप ही कमाओ, कुछ भी करो, हमें कुछ नहीं पता, हम तो तुम्हें डॉलर नहीं दे सकते। अब इनके सामने समस्या ये थी कि डॉलर नहीं तो हम इंपोर्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो घड़ी बनाने वाली कंपनी है, वो घड़ी के साथ साथ ज्वेलरी भी बेचती हैं, तो कुछ ऐसा ही करके देखें। तो इन्होंने सोचा कि हम ज्वेलरी बनाएंगे और उसे वेस्टर्न कंट्रीज में बेचेंगे, तो उसकी वजह से हम पर डॉलर आएंगे, उस डॉलर से हम अपने घड़ियों के लिए इक्विपमेंट्स खरीद सकते हैं और इससे हमारी एक्स्ट्रा कमाई भी हो जाएगी। यानी इन्होंने मोदी जी की इस बात को सच करके दिखा दिया। आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है। लेकिन फिर कुछ सालों बाद इंडिया में बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां आने लगी और इसकी वजह से भारत में बहुत सारे डॉलर आने लगे और दूसरी तरफ अमेरिका और इराक की वॉर भी खत्म हो गई, तो क्रूड ऑयल की प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। अब सरकार ने बोला कि देखो भाई अब हमारे पास डॉलर की कोई कमी नहीं है, अब सब कुछ ठीक चल रहा है, तो अब तुम चाहो तो अपने ज्वेलरी वाले सेगमेंट को बंद कर सकते हो। तो यार इन्होंने सोचा कि ये कोई मतलब थोड़ी है, मतलब हमने मशीनें लगा ली, पूरा स्टाफ बैठा लिया, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया, तो अब इसे बंद करने का तो कोई मतलब नहीं बनता। तो ऐसा करते हैं कि विदेशों में जो हमारा चल रहा है उसे चलने देते हैं और ऐसा ही एक ज्वेलरी सेगमेंट इंडिया में भी शुरू कर देते हैं। तो मतलब इसके बाद इन्होंने इंडिया में भी अपनी ज्वेलरी बेचना शुरू कर दिया और फिर एंट्री होती है तनिष्क की। लेकिन शुरू में तनिष्क का वही हाल हुआ जो एक आम तौर पर किसी बिजनेस का होता है। तनिष्क ऐसे घाटे में चला कि शुरू के 5 सालों में तो उसके ऊपर पूरे 150 करोड़ का घाटा हो चुका था और जब इन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि यार मतलब हो क्या रहा है, लोग हमसे ज्वेलरी क्यों नहीं खरीद रहे, तो पता चला कि इंडिया की जो पब्लिक है उसके ज्वेलर फिक्स है, वो ज्वेलरी वहीं से खरीद रहे हैं जिनसे उनकी पीढ़ियां खरीदती आ रही हैं।
यानी उनके दादा ने यहाँ से खरीदा, उनके पिताजी और माताजी ने जहाँ से खरीदा उनके बच्चे भी वहीं से खरीद रहे हैं। उनका ज्वेलर फिक्स था, वो लोग उसी से ज्वेलरी खरीदते आ रहे थे और किसी पर भरोसा नहीं कर रहे थे। और ऐसा ही होता है आपके परिवार में भी, आप चाहे तो पता कर सकते हो, आपके परिवार में सालों से जहाँ से ज्वेलरी अब खरीदती आ रही हैं, आप भी अभी भी उसी ज्वेलर से ज्वेलरी खरीद रहे होंगे। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि तनिष्क ज्वेलरी बनाता था वो 18 कैरेट की थी, क्योंकि तनिष्क ने शुरुआत की थी विदेशों में अपनी ज्वेलरी बेचने के लिए, और विदेशों में ज्वेलरी चलती है सिर्फ 18 कैरेट की, लेकिन इंडिया में चलती है 22 कैरेट की। तो इंडियन पब्लिक 18 कैरेट की ज्वेलरी खरीदने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। तो उस टाइम पर तनिष्क को समझ में आया कि अच्छा यार ये बात है, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब हम 22 कैरेट की ज्वेलरी बनाकर देखते हैं। और तीसरा काम इन्होंने किया कि ज्वेलरी पर एक प्राइस टैग लगा दिया, और उस प्राइस टैग पर उस पर यह भी लिखने लगे कि इसमें सोने का वजन कितना है, ये कितने कैरेट का है, ये सोना कितना प्योर है, या इस पर जो नगीने या हीरे लगे हुए हैं उनका प्राइस क्या है, उनकी कीमत क्या है। तो जब कस्टमर इनके ज्वेलरी को खरीदता था तो उसे बहुत कॉन्फिडेंस भी मिल जाता था। और इसके बाद शुरू किया इन्होंने अपना एक मास्टर प्लान। इन्होंने अपने सभी शोरूमों में एक मशीन रखवा दी जिसका नाम था कैरेटोमीटर। इस मशीन का काम यह था कि ये सोने की प्योरिटी को जांच करती है। ये मशीन बताती है कि आपका सोना कितना प्योर है और ये कितने कैरेट का है। इसके बाद इन्होंने टीवी में ऐड चलवाया, कैंपेन चलवाए, मार्केटिंग करवाई, अखबारों में ऐड चलवाए और सभी को बता दिया कि आप हमारे शोरूम में आओ अपनी ज्वेलरी लेकर और फ्री में उसे चेक कराओ कि आपका सोना कितना प्योर है। और इंडियन पब्लिक की तो आप लोगों को पता ही है, जब भी फ्री की बात सुनती है तो क्या होता है भाई, तनिष्क के शोरूमों में ऐसी भीड़ हो गई जैसे कोई भंडारा लग रहा हो। टाटा की इस स्कीम के कारण एक बात निकलकर सामने आई, 70% केसों में वो लोग जो ज्वेलरी अपने ज्वेलर से खरीद रहे थे, यानी जिनसे वो अपनी पीढ़ियों से ज्वेलरी खरीदते आ रहे थे, वो ज्वेलर उन्हें धोखा दे रहा था। यानी वो कह कुछ और रहा था और दे कुछ और रहा था। वो कहता तो था 22 कैरेट ज्वेलरी की, लेकिन उन्हें दे रहा था 19 या 20 कैरेट की ज्वेलरी। अब तीसरी चीज टाटा ने सबसे बेस्ट यह की कि उन्होंने एक स्कीम चलाई। टाटा ने कहा कि अगर आपके पास 18 या उससे कम कैरेट की ज्वेलरी है तो हम जिम्मेदार नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ज्वेलरी जो है वो 19 या 20 कैरेट की है तो आप उसे हमें दे दो और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देकर ही आप 22 कैरेट की ज्वेलरी ले जाओ। यानी 19 या 20 कैरेट की ज्वेलरी हमें दो और हमसे 22 कैरेट की ज्वेलरी ले जाओ। तो लोग तो भाई इसे सुनकर बहुत खुश हो गए और सीधा पहुंच गए तनिष्क के शोरूम में। ऑफर की वजह से टाटा की जो बिक्री हुई उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब आप लोग सोचोगे यार ऐसी बिक्री का क्या फायदा, मतलब टाटा अपना ही नुकसान करे जा रहे हैं और फ्री में सब कुछ बांटे जा रहे हैं। तो ऐसा है, टाटा ने कहा कि पहले हम कस्टमर बनाते हैं। जो लोग पहले अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने ही ज्वेलर से ज्वेलरी खरीदते आ रहे थे, पहले उन्हें अपना कस्टमर बनाना चाहिए। पहले अगर एक बार वो हमारे कस्टमर बन गए तो फिर वो कहीं नहीं जाने वाले, चाहे उसके लिए भले ही हमें नुकसान क्यों ना झेलना पड़े, लेकिन एक बार कस्टमर बन जाए। इसके बाद इन्होंने अपने शोरूमों की फ्रेंचाइजी देना शुरू कर दिया और उसके साथ ही बड़े शहरों में अपने 2-2 हजार स्क्वायर फीट के शोरूम बनाना भी शुरू कर दिया। लेकिन फिर उन्होंने सोचा यार 2000 स्क्वायर फीट का शोरूम तो ठीक है, लेकिन एक बड़ा शोरूम और बनाकर देखते हैं। और फिर इन्होंने चेन्नई में 20,000 स्क्वायर फीट का शोरूम लॉन्च किया और इसके बाद साल 2011 में मुंबई में 25,000 स्क्वायर फीट का शोरूम लॉन्च कर दिया। और फिर इसके बाद इन्होंने एक चीज़ देखी कि 10 छोटे छोटे शोरूम के मुकाबले एक बड़े शोरूम से हमें ज़्यादा कमाई हो रही है, क्योंकि उसमें उन्हें सारी सुविधाएं कस्टमर को एक ही जगह पर मिल जा रही थी। सभी तरह की ज्वेलरी, सभी तरह के हीरे एक ही जगह पर मिल रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि चलो छोटे छोटे शोरूम की तो हम फ्रेंचाइजी देते हैं और बड़े बड़े शोरूम हम खुद खोलते हैं। इसके बाद जरूरत थी तनिष्क की मार्केटिंग की, तो इसके लिए इन्होंने टीवी पर, अखबारों में, न्यूज़ में तरह तरह के ऐड चलवाए और सभी एक से एक जोरदार थे। उन्होंने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, काजोल से अपने ऐड करवाए और दीपिका को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और कई ऐड की तो बायकॉट भी हुआ था। बात कई मूवीज में भी तनिष्क की ज्वेलरी को ही दिखाया गया। अकबर मूवी में जो ज्वेलरी दिखाई गई थी वो भी तनिष्क की ही थी। पद्मावत मूवी में जिस ज्वेलरी को काम में लिया गया वो भी तनिष्क की ही थी। तो ऐसे धीरे धीरे करके लोगों के मन में तनिष्क के लिए विश्वास पैदा हो गया। अब ये तो हो गई मार्केटिंग की बात। तो अब सवाल आता है कि इन्होंने अपनी सेल कैसे बढ़ाई। तो सबसे पहले इन्होंने लॉन्च की अपनी एक स्कीम जिसका नाम था गोल्डन हार्वेस्ट। इसमें इन्होंने कहा कि जैसे किसी आदमी का सपना होता है 1,20,000 की चैन खरीदने का, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते और वो कितना भी चाहे इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर सकता,
लेकिन उन्होंने कहा कि आप 1,20,000 हमें एक साथ मत दो, आप हमें 10-10 हज़ार रुपये 11 महीने तक देते रहो। जैसे ही आप हमें 1,10,000 रुपये दोगे, हमसे 1,20,000 की चेन ले जाओ, यानी आपको देने हैं सिर्फ 1,10,000 और हमसे आप 1,20,000 की चेन ले जाओ। तो इसमें यार लोगों का फायदा ही फायदा था, तो लोगों ने स्कीम का फायदा उठाना शुरू कर दिया। इसके बाद इन्होंने सोचा यार महंगी महंगी ज्वेलरी तो हम बेच ही रहे हैं, लेकिन हमें कुछ और भी करना चाहिए। इंडियन वुमेन जो है वो डेली ज्वेलरी पहनना तो चाहते हैं, लेकिन 4 से 5 लाख के सेट डेली यूज में हर कोई नहीं पहन सकता। ज्यादातर लेडीज तो जॉब करती हैं, तो 4 से 5 लाख के गहने पहनना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने इनके लिए एक लाइट ज्वेलरी लॉन्च कर दी और इस कलेक्शन को नाम दिया मिया। इस कलेक्शन में लेडीज को हल्की जो डेली यूज की ज्वेलरी मिल जाती, जो सिर्फ 3,500 से शुरुआत थी। अब भाई कुछ रईस लोग भी होते हैं, उनका कहना है कि जो पूरी दुनिया करेगी वो हम नहीं करेंगे, जो चीज़ पूरी दुनिया के पास है वो हम नहीं खरीदेंगे, हमें तो कुछ अलग चाहिए, कुछ हटके, कुछ महंगा दिखाओ हमें। तो इन्होंने कहा भाई तुम भी ले लो। अमीर लोगों के लिए इन्होंने लॉन्च किया एक नया कलेक्शन जिसको नाम दिया गया जोया। इसकी शुरुआत थी 75,000 से। तो ऐसे में इन्होंने अमीर लोगों को पकड़ लिया, गरीब लोगों को पकड़ लिया और एवरेज को तो इन्होंने पकड़ ही रखा था। तो फिर इन्होंने सोचा यार सबसे ज़्यादा ज्वेलरी इंडिया में कहाँ यूज होती है, तो जवाब आया कि सबसे ज़्यादा ज्वेलरी यूज होती है शादियों में। और भैया इंडियंस जो है वो 50% से ज़्यादा ज्वेलरी तो शादी के मौके पर ही खरीदते हैं। लेकिन उस टाइम पर एक प्रॉब्लम यह थी कि हमारे इंडिया में हर स्टेट की, हर धर्म की दुल्हन के लिए अलग अलग ज्वेलरी होती है। हिंदू दुल्हन अलग तरह की ज्वेलरी पहनती है, तो मुस्लिम दुल्हन अलग तरह की ज्वेलरी पहनती है। पंजाबी दुल्हन की ज्वेलरी अलग होती है, तो महाराष्ट्र की दुल्हन की ज्वेलरी अलग होती है। बंगाली दुल्हन की ज्वेलरी भी अलग होगी। हर धर्म, हर स्टेट, हर दुल्हन की ज्वेलरी अलग अलग होती है। तो इन्होंने हर धर्म, हर स्टेट, हर दुल्हन के लिए स्पेशल ज्वेलरी कलेक्शन लॉन्च कर दिया और उसे नाम दिया रीवा। इस तरह से इन्होंने ना तो मिडिल क्लास को छोड़ा, ना अमीर को छोड़ा, ना गरीब को छोड़ा और ना ही इन्होंने किसी भी स्टेट की दुल्हन को छोड़ा। तो सभी के लिए इन्होंने ज्वेलरी लॉन्च कर दी और इन लोगों ने सभी धर्म, सभी स्टेट, सभी लोगों को अपनी तरफ खींच लिया। और इसीलिए आज के टाइम पर तनिष्क के 403 शोरूम है, जो कि टोटल 241 शहरों में है और इनके पास 2 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा का रिटेल स्पेस है। अब चलो इस सब से एक बात तो समझ में आ जाती है कि इन्होंने अच्छी मार्केटिंग की थी। अमिताभ बच्चन को पकड़ा, काजोल को पकड़ा, दीपिका को पकड़ा और इस सब से अपनी बहुत ही बेहतरीन मार्केटिंग करवा ली। मैं ये बताऊं कि इन्होंने ज्वेलरी कम प्राइस पर कैसे बेची। सभी धर्मों के, सभी स्टेट के लिए अलग अलग कलेक्शन निकाले, समझ में आता है। अलग अलग अमीर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए अलग कलेक्शन निकाले, ये समझ में आता है। लेकिन इससे तो सिर्फ इनकी मार्केटिंग हुई, इससे तो इनकी सेल बढ़ी। लेकिन सवाल ये है कि इन्होंने कम पैसे में ज्वेलरी कैसे बेची। सवाल यह है कि तनिष्क ज्वेलरी इतनी सस्ती कैसे बिक रही है। तो इसके लिए उन्होंने एक अलग टीम बनाई और उस टीम में कहा कि चलो पता करते हैं कि कारीगरों की समस्या क्या क्या है, क्योंकि ज्वेलरी तो कारीगर ही बनाकर देंगे, तो उनको क्या क्या तकलीफ। हमें पता चला कि कारीगर जिस जगह पर बैठकर काम करते हैं वहां ना तो ठीक से हवा की सुविधा होती है, ना रोशनी की सुविधा होती है, ना वेंटिलेशन होता है और ना उन्हें ऐसी जगह पर बैठकर काम करना पड़ता है जिससे उनकी गर्दन में दर्द होने लगता है और उनकी आंखों में भी प्रॉब्लम आ जाती है और वह 30-35 की उम्र पर आकर इस काम से अपने रिटायरमेंट ले लेते हैं और फिर कोई और काम ढूंढ लेते हैं और उस टाइम पर उन्हें कोई नया कारीगर नहीं मिलता है। तो रतन टाटा ने कहा कि ये चलो ठीक है, हम फ्री मेडिकल चेकअप देंगे, अगर ये हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो इनको हम फ्री बिल देंगे, इनके लोन को जरूरत होगी तो वो भी हम देंगे। मतलब किसी एमएनसी में काम करने वाले एम्प्लॉय को मिलने वाली सभी सुविधाएं इन कारीगरों को हम देंगे। इसके बाद इन्होंने साल 2008 में एक कारीगर पार्क बनाया। कारीगर पार्क में रतन टाटा ने कहा कि देखो जितनी मशीनरी होती है वो हम तुम्हें देंगे, जितनी ट्रेनिंग होती है वो हम तुम्हें देंगे, हम तुम्हें प्रॉपर यूनिफॉर्म देंगे, आईडी कार्ड देंगे और सभी तरह की सुविधाएं देंगे। वहां पर तुम अंधेरे कमरे में बैठकर काम करते थे, यहाँ पर उजाले में बैठकर काम करोगे। यहाँ पर तुम्हें ठीक से हवा भी नहीं मिलती थी, यहाँ पर तुम्हें एसी की सुविधा मिलेगी। आप जमीन पर बैठकर काम करते थे, लेकिन यहाँ पर आपको एक अच्छी चेयर पर काम करने का मौका मिलेगा। पहले जिन्हें आंखों की समस्या होती थी अब वो नहीं होने वाली, क्योंकि अब तो उन्हें मशीनरी से काम करना पड़ रहा था। इन्होंने अपने कारीगरों को कैंटीन की सुविधा दी और रहने की सुविधा दी और ये सब कुछ दिया फ्री में। अब ज़्यादातर कारीगर जो थे वो बंगाल साइड से आते थे, तो इन्होंने अपने कारीगर पार्क में जो कुक रखा वो भी बंगाली ही था। इस पार्क में खाली टाइम में मैगजीन पढ़ने और टीवी देखने की सुविधा भी रख दी, तो कारीगरों को तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। साल 2012 के आते आते इन्होंने 4 ऐसे पार्क बना दिए। अब आप लोग सोचोगे यार रतन टाटा तो खर्चा पर खर्चा किए जा रहे हैं, दान पर दान किए जा रहे हैं,
ऐसे तो ज्वेलरी के रेट बहुत महंगे होने चाहिए, लेकिन ये सस्ता कैसे दे रहे हैं, क्योंकि लाखों रुपए ऐसे ही खर्च कर दिए। तो रतन टाटा का ऐसा कहना है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, हम अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखेंगे तो एम्प्लॉय हमारा ध्यान रखेंगे। और ऐसा ही हुआ। जो एक कारीगर एक महीने में 750 ग्राम ज्वेलरी बनाता था, वो एम्प्लॉय एक महीने में 4 किलो ज्वेलरी तक बनाने लगा, यानी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई 550% तक। पहले 4 किलो ज्वेलरी बनाने के लिए 4 आदमी लगते थे, लेकिन अब अकेला एक ही कारीगर ये ज्वेलरी बनाकर दे रहा था, तो यहाँ भी इनका पैसा बच गया। और पहले क्या होता था कि कारीगर हाथों से ज्वेलरी बनाते थे, तो 3-4 एक जैसी ज्वेलरी बनाए तो पीस बाई पीस में थोड़ा अंतर आता था। अब हाथों से बनाएगा तो यार थोड़ा बहुत अंतर तो चलता है, लेकिन टाटा ने मशीनरी दे दी, ट्रेनिंग दे दी, और मशीनरी से जब कोई चीज़ बनती है तो एकदम परफेक्ट और एक जैसी बनती है। तो इस चीज़ से कस्टमर भी खुश होने लगे, क्योंकि सामने जो एक जैसे पीस पड़े थे उनमें कोई अंतर नहीं था। और दूसरी चीज़ इन्होंने ये की कि इन ज्वेलरियों को बनाने के लिए लगभग 874 तरह के मटेरियल होते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि ये सारे 874 तरह के मटेरियल इसी पार्क में अवेलेबल करा दिए। क्योंकि पहले क्या होता था, कोई कारीगर मान लो किसी ज्वेलरी को बनाने बैठा है और फिर याद आता है अरे यार ये चीज़ तो है ही नहीं, इसे मैं कल लेकर आऊँगा। अब फिर बैठता है तो फिर याद आता है अरे यार ये चीज़ तो खत्म हो गई, अब इसको मैं कल लेकर आऊँगा। मतलब इस तरह से जो ज्वेलरी 4 दिन में बननी चाहिए थी, वो ज्वेलरी 10 से 12 दिन में बनकर तैयार होती थी। लेकिन अब सारे मटेरियल एक ही जगह पर मिल गए और साथ में मशीनरी से ज्वेलरी बनानी पड़ रही थी, तो एक दिन में 3 से 4 पीस ज्वेलरी एक ही आदमी बनाने लगा। इस तरह से इन्हें बहुत फायदा होने लगा। जब कोई कारीगर नॉर्मल हाथों से किसी ज्वेलरी को बनाता है तो उस टाइम पर कुछ गोल्डन वेस्ट बच जाता है। और अगर पूरी इंडस्ट्री की बात करें तो लगभग 80 किलो सोना हर साल भारत में वेस्ट होता है। लेकिन रतन टाटा ने इस वेस्ट को भी खत्म कर दिया, क्योंकि अब काम तो मशीन से हो रहा था, तो वेस्ट होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। और नंबर 4 पर उन्होंने क्या किया कि ये नई नई मशीनरी लेकर आए, नई टेक्नोलॉजी लेकर आए। डायमंड को सेट करने में जो टाइम लगता था उसको उन्होंने बहुत ही कम कर दिया। डायमंड को सेट करना होता है, उसे साफ करना होता है, उसकी पैकिंग भी करनी होती है। तो पहले एक कारीगर की एक दिन में 20 डायमंड को पैक करता था, अब ये मशीनरी ले आए तो उसकी वजह से एक मशीनरी एक ही दिन में 2500 डायमंड पैक करने लगे। तो यहाँ पर भी इन्होंने बहुत पैसा बचा लिया। किसी छोटे ज्वेलर को एक नई ज्वेलरी लॉन्च करने में लगभग 1 साल लग जाती है, लेकिन यहाँ पर ये हर महीने 12 डिजाइन लॉन्च करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे करके इन्होंने कस्टमर को भी खुश कर लिया। यहाँ पर इन्होंने प्रोडक्शन कॉस्ट घटा दी, जो कि 65% तक कम हो गई, और एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी 200% से ज़्यादा बढ़ गई। इस तरह से इन्होंने अपना फायदा ही फायदा कर लिया और सस्ते दाम पर ज्वेलरी बेचकर भी अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखने को यह मिली कि रतन टाटा ने अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखा है, अपने कारीगरों का ख्याल रखा है। और कारीगरों को जब इतनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं, सब कुछ टाइम टू टाइम मिल रहा है, उन्होंने मेडिकल मिल रहा है, इंश्योरेंस मिल रहा है, लोन भी मिल रहा है, फाइनेंस मिल रहा है, तो कारीगरों को भी लग रहा है यार हमें भी अपनी तरफ से पूरा एफर्ट देना चाहिए। तो कारीगरों को भी अपनी तरफ से पूरी दम लगाकर काम करने लगे। जो कारीगर पहले एक महीने में 3 ज्वेलरी बनाकर देता था, अब वही कारीगर एक महीने में 12 ज्वेलरी बनाकर देने लगा। इससे भी इन्होंने अपना फायदा कर लिया। तो यहाँ पर ये बात पता चलती है कि जो छोटे व्यापारी होते हैं वो क्या गलती करते हैं। उनकी सिर्फ यही सोच होती है, चाहे वो किसी फैक्ट्री का मालिक हो या फिर किसी कंपनी का ओनर हो, उसकी यही सोच होगी कि अपने एम्प्लॉय को एकदम खत्म कर दो, उसको सैलरी तो दो 10,000 की, लेकिन इनसे काम कराओ 1 लाख का। ना ही इनको कुछ सुविधा दो, ना ही मेडिकल, ना ही लोन, ना ही फाइनेंस, और इनको सिर्फ लगाए रखो। और उस वजह से क्या होता है कि कारीगर का भी मन नहीं करता है काम करने का, और पूरी लगन के साथ अपना काम नहीं कर पाता, और उसका नुकसान भुगतना पड़ता है खुद मालिक को, खुद फैक्ट्री मालिक को, उस कंपनी के ओनर को। तो रतन टाटा ने क्या किया कि एम्प्लॉयज़ की सारी सुविधाएं दे दी। दूसरी तरफ एम्प्लॉयज़ ने भी अपना पूरा 100% देकर रतन टाटा के लिए काम किया। तनिष्क 5 सालों तक, जिसके ऊपर लगभग 150 करोड़ का कर्जा हो गया था, आज के टाइम पर लगभग 26,000 करोड़ रुपए हर साल कमा रही है, और यह इनकी इनकम हर साल बढ़ रही है। और मेरे हिसाब से तो आजकल के ओनरों को, मालिकों को अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भाई तुम अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखोगे तभी तुम्हारे एम्प्लॉयज़ तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तुम अपने एम्प्लॉयज़ को जो दोगे तुम्हारे एम्प्लॉय भी तुम्हें वही देंगे। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखोगे तो एम्प्लॉयज़ तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।